तो भाई अब तक हम लोगों को पता है कि किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है R इक्वल्स टू रो L बाई ए होता है, जहां पे रो उसकी रेजिस्टिविटी है, मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, डायमेंशन पे इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेंथ उन दो पॉइंट्स के बीच में अलोंग द कंडक्टर, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम सोर्स कनेक्ट करेंगे, जिन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, उन दो पॉइंट्स के बीच में मटेरियल के अलोंग जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम L कह रहे हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस मटेरियल, जिन दो पॉइंट्स को हम ले रहे हैं या जिन जिन पोजीशंस को ले रहे हैं, वहां जो दो पॉइंट्स हैं वो जिन सरफेस पे प्रेजेंट है मेटल के, वहां मेटल के सरफेस का जो एरिया है उसे हम एरिया कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हम इसे अभी बेटर वे में समझेंगे। कुछ चीजों को हम रेजिस्टेंस निकाल करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा किस चीज को कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे एक हॉलो पाइप है, या आप हॉलो सिलेंडर कह सकते हैं या पाइप कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल पाइप या हॉलो सिलेंडर है ये। हम इसके लिए रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। आपको सिलेंडर की लेंथ L दी गई है, इनर रेडियस A दी गई है, आउटर रेडियस B दी गई है। ये जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी आप मान सकते हैं रो है। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब हमने कहा इसके दो प्लेन फेसेस जो हैं, उन दो प्लेन फेसेस के अक्रॉस इसकी रेजिस्टेंस निकालो। दो प्लेन फेसेस, अगर ये सिलेंड्रिकल पाइप है, हॉलो मान लो इसे, तो एक फेस इधर हो गया, एक फेस इधर, यानी कि सोर्सेज हम यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ये वायर निकाली, ये वायर निकाली, बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ पे। इसका मतलब है ये लो, यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हमने, टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया बैटरी का और एक यहाँ पे कर दिया। ये दो पॉइंट्स हो गए, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमारे को रेजिस्टेंस निकालनी है। बेसिक फॉर्मूला ये है, तो चलिए हम चेक करते हैं। रेजिस्टिविटी हमें नोन है, कंडक्टर के अलोंग लेंथ। अब देखो ये बीच का पोर्शन तो हॉलो है, मटेरियल कहां पे प्रेजेंट है, जो शेडेड एरिया है उसी में मटेरियल प्रेजेंट है। ये थिकनेस ऑफ द पाइप मटेरियल प्रेजेंट है। तो उस मटेरियल के अलोंग अगर हम यहां से यहां चले तो लेंथ हमारे पास सिलेंडर की लेंथ के बराबर आ रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एरिया जो लेना है वो ये शेडेड वाला लेना है। दोनों तरफ इक्वल है तो कोई टेंशन नहीं है उसमें, तो दोनों तरफ का शेडेड एरिया लेना है। तो ये तो डायरेक्टली निकल जाएगा हमारे पास। R इक्वल्स टू रो की जगह रो लिख दिया, L की जगह L दिया था, A की जगह शेडेड वाले रीजन का एरिया निकालना है तो पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कर दिया। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पाइप या हॉलो सिलेंडर अबाउट अक्रॉस इट्स टू प्लेन फेसेस। ठीक है ना, ये हमारे पास इसका रिजल्ट हो गया रेजिस्टेंस का। ओके, अब एक इसी का दूसरा केस है हमारे पास, सेकंड केस। हम इसी सिलेंडर के लिए रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसी हॉलो सिलेंडर के लिए, इसी पाइप के लिए रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, लेकिन हम सोर्स यहां नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट कनेक्टिंग द सोर्स एट द टू प्लेन सर्फेसेस, अक्रॉस द टू प्लेन सर्फेसेस सोर्स को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, यहां पे और यहां पे सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि इसके इनर सरफेस मेटल के, जैसे ये पाइप हो गया तो अंदर की जगह हमने वायर लगाई, यहाँ पे सोल्ड कर दी, वायर निकाल ली बाहर, ये ऊपर वायर लगाई निकाल दी, यहाँ पे हम सोर्स लगा देंगे। तो हम इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है ना, इस सिलेंडर की। अब किसे देखते हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल के अलोंग अलोंग चलेंगे हम इस तरह से, तो लेंथ तो हमें मिल जाएगी कि B माइनस A ट्रेवल करना। लेकिन एरिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। जिस एरिया के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है वो लगातार वेरी कर रहा है। अब देखो इसमें एरिया कैसे चेंज कर रहा है। ये मेटल का, इसको मैंने ऐसे कर दिया, सिलेंडर आपका जो है ये पाइप इस तरह से बोर्ड के अंदर चला गया, आपको सिर्फ ये वाला फेस दिखाई दे रहा है। दिस फेस यू आर एबल टू सी। अब करंट को फ्लो करना है इनर सरफेस से, कर्व सरफेस से आउटर कर्व सरफेस के लिए, यानी कि करंट का फ्लो ऐसे हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, ये करंट का फ्लो 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 होगा। इस तरह से करंट फ्लो करेगा। तो
अब क्या है, अगर इस जगह पे देखूं तो एरिया जिससे करंट फ्लो कर रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस करंट फ्लो कर रहा है, ये इस तरह से, वो एरिया यहाँ पे तो जो है वो पाई ए स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही ये आगे पहुंचता है यहाँ पे तो वो एरिया बदल जाता है। ये रेडियस मैंने यहाँ से यहाँ तक की, इसको भी ऐसे मार्क कर ले, आर मार्क किया, तो यहाँ से यहाँ तक की आर है, तो वो एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर बोल रहा हूँ, कर्व सरफेस है इसमें। देख लिया अंदर का सरफेस देखोगे तो पहले क्या हो गया, ये इस जगह पे हमने देखा तो अंदर के सरफेस के लिए कितना हो गया, ये जो हमारे को अंदर का पोर्शन मिलेगा वो अगर आप कट कर दो इसे और खोल दो तो अंदर का सरफेस आपको एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। उस रेक्टेंगल के लिए कट करके आपने जब इसे ओपन किया तो रेक्टेंगल की स्ट्रिप कैसी बनी, उसकी लेंथ कितनी हो गई, इस ये चीज आपके पास जो है ये कितनी हो गई, इसकी अगर रेडियस आर थी तो ये 2 पाई आर हो गया, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, इस चीज की सिलेंडर की लेंथ के बराबर हो गई, यानी कि 2 पाई आर एल। तो वो आर के साथ लगातार चेंज कर रहा है एरिया, तो हम इसकी रेजिस्टेंस एक ही बार में नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया, ये का यहां से ए से लेकर के बी रेडियस तक के बहुत छोटे छोटे आप इस तरह के डिफरेंशियल एलिमेंट्स ले लो। वो डिफरेंशियल एलिमेंट्स जो हैं उनसे ये सिलेंडर बना। अब देखो जितना करंट यहाँ पे जो डिफरेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसमें जितना करंट गया है आगे वाले में भी उतना ही गया है, आगे वाले में भी उतना ही गया है, एंड सो ऑन। तो ये सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि एक डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए निकाल लें हम उसकी रेजिस्टेंस से डी आर डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, और फिर ऐसी सारी डिफरेंशियल रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ऐड कर दें तो हमारे को नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। और सीरीज में तो अलजेब्रिक समेशन ही करना है, तो चलिए डी आर लिख करके देखते हैं। डी आर से पहले मैं वो एरिया लिखता हूं जिसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। वो एरिया हो गया हमारे पास 2 पाई आर एल, अंदर का कर्व सरफेस ले लिया हमने। अब लेंथ कितनी है जिसके अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, आप किसी भी पॉइंट से चलते हैं यहां से बाहर तो वो लेंथ आती है बी माइनस ए, यहां से भी जाते हैं तो बी माइनस ए, यहां से यहां भी जाते हैं तो बी माइनस ए, यानी कि लेंथ जो है वो बी माइनस ए है अगर हम टोटल लेके चलते हैं। लेकिन हम डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए ले रहे हैं तो टोटल नहीं लेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए तो यही लेंथ रह जाएगी, यही लेंथ रह जाएगी, और इस डिफरेंशियल एलिमेंट की थिकनेस मान लो कि डी आर है आपके पास, तो लेंथ की जगह ये ना यूज करके डिफरेंशियल लेंथ यूज करेंगे, डिफरेंशियल लेंथ यूज करेंगे तो डिफरेंशियल लेंथ हो गई आपके पास डी आर। ठीक है, अब हम डिफरेंशियल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो पूरे मटेरियल का सेम है, एल की जगह डी आर यूज कर लिया और एरिया की जगह 2 पाई एल आर यूज कर लिया। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्मेट में रेजिस्टेंस आ गई। अब ऐसी सारी रेजिस्टेंसेस को हमने ऐड ही तो करना है, और ये मालूम है हमें कंटिन्यूस एडिशन है तो हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। तो आर निकालने के लिए आर इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है उन्हें इंटीग्रेशन के बाहर लिखूंगा 2 पाई एल, और इंटीग्रेशन में क्या आपके पास डी आर बाय आर विथ आर चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी। तो आर इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल, ये लॉग में चला जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लॉग बी बाय ए हो जाएगा। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी बाय ए, इस तरह से आ गया। ठीक है, ये एक मेटालिक फ्रस्टम या ट्रंकेटेड कोन कह सकते हो आप है। हम इसके इन दो प्लेन फेसेस के अक्रॉस इसकी रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। इस प्लेन सरफेस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेडियस जो है वो a है, और इस प्लेन सरफेस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो रेडियस है वो b है, और इसकी लेंथ यानी कि दोनों प्लेन फेसेस के सेंटर के बीच का सेपरेशन जो है वो l है, और इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है। हम इसके लिए निकालना चाहते हैं। यहाँ से इस फेस से इस फेस तक जाने में लीनियरली रेडियस बढ़ते बढ़ते b हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें कि ऐसा मान लें कि सपोज ये एक्स एक्सिस है, एंड सिमिलरली सपोज दिस इज वाई एक्सिस।
दिस पॉइंट इज ओरिजिन। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, यहां से यहां तक ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये बेसिकली हम x और y, ऐसे वाली लेंथ और ऐसे वाली लेंथ के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो उस मैथमेटिकल रिलेशन के लिए हम कह रहे हैं कि हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म का, जहां पर m का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेता हूं। यहां के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें x1 y1 और यहां के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें x2 y2 ले लूंगा। तो इस जगह के जो कोऑर्डिनेट है ये तो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 और y कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट पे a के बराबर हो गया, और इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट दोनों सेंटर के बीच के सेपरेशन यानी कि l के बराबर हो गया, और y कोऑर्डिनेट जो है वो b के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखी, y इक्वल्स टू m की जगह y2 माइनस y1 दैट इज b माइनस a अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज l इंटू x प्लस c का मतलब जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है वहां पे जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि y इंटरसेप्ट, तो वो y इंटरसेप्ट a है। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है ना, सबसे पहला काम हमने ये कर लिया। क्यों किया है? करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है मान रहा है, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लो, ऐसे डिफरेंशियल एलिमेंट्स की तरह। आप देखो, जैसे ये एक डिफरेंशियल एलिमेंट में मार्क करता हूं, ऐसे बड़े ढेर सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो आपस में आप अज्यूम कर सकते हो कि सीरीज में कनेक्टेड है। इसके नेक्स्ट, इससे पहले जो रहा होगा उससे जो करंट आया वो उसमें आ गया, इससे जो आएगा वो नेक्स्ट में, उसके नेक्स्ट में एंड सो ऑन ट्रैवल करता जाएगा। तो क्या है, इसका भी ऐसे अगर सर्कल बनाऊंगा तो क्रॉस सेक्शनल एक सरफेस बनेगा, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा हमारे को, उसकी एक रेडियस मिलेगी, वो रेडियस y के अलोंग लूंगा मैं, और इसकी एक लेंथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डिफरेंशियल एलिमेंट का कंडक्टर, जो हम r इक्वल्स टू रो l बाय a में l यूज करते हैं, उस l की जगह ये वाली चीज आएगी। तो मेरे को एक रिलेशनशिप चाहिए x और y के बीच में, वो मैंने एस्टैब्लिश कर लिया है। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x है, ठीक है, यहाँ का यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ जो है ये वाली लेंथ मैंने x अज्यूम कर ली, ये लेंथ हो गई x, और ये छोटी सी लेंथ मान लेते हैं dx हो गई। ठीक है, और इसी तरह ये वाली लेंथ यहां से यहां तक की y मान लेते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज की रेडियस की तरह सर्व करेगी। तो इतने पार्ट की रेजिस्टेंस लिखते हैं। सबसे पहले हम इतने से पार्ट की रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इस पार्ट की रेजिस्टेंस एक बार आप वीडियो पॉज करेंगे और अपने अकॉर्डिंगली इसकी रेजिस्टेंस लिखेंगे। चलिए लिखता हूं नंबर्स, डी आर इक्वल्स टू, रो की जगह मैंने रो लिख लिया, करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है तो लेंथ dx के बराबर हो गई, ये dx लिख दिया। अब इसका एरिया लिखना है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं dx, देखो इसका इंटीग्रेशन तो हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस नहीं हो पाता। ये वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के टर्म में x के रिस्पेक्ट में तो किया नहीं जा सकता है। तो इस जगह से, इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से मैं क्या करता हूं, dx की वैल्यू ऑब्टेन करता हूं, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, इस चीज का डेरिवेटिव dy हो गया, इतनी चीज का डेरिवेटिव b माइनस a बाय l इंटू dx हो गया, और इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। यहां से अगर मैं dx को देखूं तो dx की वैल्यू l अपॉन b माइनस a इंटू dy हो गई।
ठीक है, L अपॉन V माइनस ए इंटू डी वाई। अब डी आर कितना हो गया, 9 डी आर इक्वल्स टू, इस जगह पे मैं सिर्फ dx की ये वाली वैल्यू रखूंगा, तो रो अपॉन पाई बाई स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ये बचा dx, उस dx की जगह L अपॉन बी माइनस ए इंटू डी वाई लिख दिया। ठीक है, इसको अब ऐसे लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा अरेंज करके, डी आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई टाइम्स बी माइनस ए डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। अब ये पूरा पूरा इंटीग्रेबल के फॉर्मेट में है, हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं। क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमें सारे डी आर ऐड करने हैं, उस एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो लिखा आर इक्वल्स टू रो एल बाय पाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर विथ वैल्यूज ऑफ वाई चेंजिंग फ्रॉम ए टू बी। हम इस फेज से इस फेज तक गए तो वैल्यू, यहां पे वाई की वैल्यू ए थी, यहां पे पहुंचते पहुंचते बी हो गई है। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई टाइम्स बी माइनस ए। अब यहां पे इसे आप ऊपर लिखेंगे तो y की पावर -2 दिखाई देगा, इंटीग्रेट करेंगे तो -1 बाय y दिखाई देगा। अब माइनस है, वैसे तो हम अपर लिमिट की वैल्यू रख के उसमें से सब्ट्रैक्ट करते थे, लोअर लिमिट की वैल्यू रख के जो रिजल्ट आया होता था, तो माइनस है तो उसको अंदर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। एक स्टेप में और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब एलसीएम होगा ए बी, यहां पे आएगा बी माइनस ए, ये बी माइनस ए और ऊपर जो बी माइनस ए आया वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन पाई ए बी। ठीक है ना, ये हमारे को इस ट्रंकेटेड कोन की रेजिस्टेंस ऑब्टेन हो गई। ओके, चलिए एक और कंसिडर करते हैं। एक हमारे पास एन्युलर डिस्क है। एन्युलर डिस्क का मतलब क्या हुआ समझते हैं एक बार। ये बीच का पोर्शन तो है हॉलो, मटेरियल सिर्फ यहां पे प्रेजेंट, यानी कि एक बड़ी डिस्क थी, उसमें से आपने कॉन्सेंट्रिक पोर्शन एक जो है रिमूव कर दिया। सपोज ये रेडियस ए का कॉन्सेंट्रिक पोर्शन आपने बी रेडियस की डिस्क में से रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब मटेरियल कहां पे प्रेजेंट है, मटेरियल इज प्रेजेंट ओनली इन दिस रीजन। इस रीजन में आपके पास मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, इस डिस्क की कुछ थिकनेस भी है, ये तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, तो इसकी इस तरह से कुछ थिकनेस भी है, डिस्क इस तरह से बनी हुई है ऐसे, तो उसके बीच में कुछ थिकनेस है, मान लो वो थिकनेस टी है जो बोर्ड के अंदर गया हुआ होगा इसका। अब अगर मान लो मैं इसकी आधी डिस्क कट कर दूं, ये हाफ डिस्क मैंने कट कर दी एन्युलर डिस्क, तो बाकी जो हाफ बचा, अगर यहां से भी मान लो ये छोटा सा पोर्शन कट करके इससे अलग कर दूं, तो वो कैसा दिखाई देगा, वो एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा। कैसे रेक्टेंगल जैसा दिखाई देगा, क्योंकि डिस्क की ये थिकनेस थी आपके पास ऐसे अंदर गई हुई है, और ये चीज आपने जो मार्क की हुई है, तो वो इस तरह का एक रेक्टेंगल हो गया आपके पास। ठीक है ना, स्मॉल रेक्टेंगल। अब अगर मान लो मैं यहां पे सोर्स कनेक्ट कर दूं, तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करने लगेगा। अगर इसमें छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स ले लूं, एक स्ट्रिप ये, फिर एक ये इस तरह से, यानी कि वो रेक्टेंगल जैसा जो हमारे पास अंदर का पोर्शन आया था, एक स्ट्रिप जैसा पोर्शन जिसपे हमारे पास एन्युलर डिस्क बनी हुई थी, उस तरह से हम बात कर रहे हैं। देखो कैसे था, ये इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे गया है आपके पास, तो ये थिकनेस है डिस्क की, ऐसा स्ट्रक्चर गया हुआ है आपके पास। ठीक है ना, यूं स्टार्ट हुआ, यूं गया,
तो अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है, तो ये वाला फेस कैसा है, रेक्टेंगल जैसा फेस है, ठीक है। मैं क्वार्टर डिस्क आपको दिखाता हूं, तो आप देखिएगा, ये मैंने 1/4 ऑफ अ डिस्क ली हुई है, दिस इज 1/4 ऑफ अ डिस्क, ठीक है, पूरी डिस्क है ये, लेकिन इसकी कुछ थिकनेस है ना ये वाली। अब मैं आपको ये वाला फेस दिखाता हूं, कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर आधी भी होती तो क्या होता, इतना ही पोर्शन इसमें और ऐड कर दो आप, तो इधर ही तो ऐड होगा वो ऐसा ही पोर्शन आपके पास, तो ये तो ऐसे ही रेक्टेंगल ही रहेगा आपके पास। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि वो एक रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ठीक है ना, और इधर भी एक रेक्टेंगल जैसा स्ट्रक्चर आएगा। अभी हमने आधी डिस्क की बात की है कि वी हैव टेकन हाफ एन्युलर डिस्क। अब अगर ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लूं, फिर से देखिएगा कैसे, अच्छा क्वार्टर हो, फिर से एक बार देखते हैं इसे, आपको कैसा दिख रहा है, यहां पे देखिएगा, ये आपको 1/4 पार्ट होता है और वो पूरा कर देता है तो आधा यहां तक आता है, अभी 1/4 पार्ट दिख रहा है, तो मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इधर से देखेंगे तो इधर का हाफ इस तरह से दिखाई देगा। अब करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैंने इस तरह से ये एलिमेंट्स लिए हैं इसके ऊपर, ये एक एलिमेंट आ गया, ऐसे इसके बगल में एक दूसरा एलिमेंट आ गया। अब इस एलिमेंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक रेक्टेंगल का एरिया है, उसका करंट इस तरह से जाएगा, उसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, एरिया हो सकता है सबके इक्वल हो जाए, हम सबकी थिकनेस सेम सेम ले लेंगे वाली, तो सबके एरिया इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिस्क की थिकनेस के बराबर से t, और ये सब हम dx 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 ले लें तो सब dx 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 t dx एरिया हो जाएगा। लेकिन क्या जो पाथ लेंथ ट्रेवल हो रहा है, जो पाथ लेंथ ट्रेवल हो रही है, हाफ पार्ट में देखते हैं, यहां वाले एरिया से ट्रेवल करेगी तो वो पाथ लेंथ कितनी है, ये एक्सट्रीम वाली रेडियस के बराबर कि 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस के बराबर। थोड़ा सा अंदर आ जाए तो उससे छोटा हो गया, थोड़ा अंदर आ जाए उससे भी छोटा हो गया, थोड़ा और अंदर उससे भी छोटा, और एकदम लास्ट वाले पे आ जाए तो ये इनर वाली रेडियस a के बराबर हो जाएगा। a और b हम इसकी इनर और आउटर रेडियस लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b। अब ऐसे देख लीजिए, ये वाली रेडियस जो है उसे हम b मान रहे हैं, और ये वाली जो रेडियस है यहां से यहां तक, इसे हम a मान रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें वेरिंग क्या चीज है, लेंथ वेरिंग है। और अगर आप देखो तो ये छोटे छोटे पोर्शंस जो मैं इस पे मार्क कर रहा हूं, इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल तो एक ही होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना यहाँ का उतना यहाँ का, ये इस तरह से आपके पास बना हुआ है, तो इस जगह का पोटेंशियल सब जगह सेम है। वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर, और दूसरी तरफ आएंगे तो दूसरा ऐसा फेस मिलेगा, ये वाला फेस, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है ऐसे जो जो आपने पाथ बनाए, इस तरह की स्ट्रिप्स बनाई, वो सारी स्ट्रिप्स आपस में कनेक्टेड हो गई पैरेलल में, ठीक है। एक ऐसी ही स्ट्रिप हम इसके बीच में मार्क कर लेते हैं, ये हमने एक स्ट्रिप मार्क कर दी, ये थिकनेस dx लेते हुए, और इसका सेंटर से डिस्टेंस मान लिया हमने, द सेंट्रल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इसका x मान, ठीक है। तो अब जो ये पाथ लेंथ बनी जिसमें करंट फ्लो करेगा, वो पाथ लेंथ हो जाएगी हमारे पास पूरी सरकमफ्रेंस, दैट इज 2πx डिवाइडेड बाय, अगर आधी ली है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर सपोज 1/4 ही ली होती, क्वार्टर जैसे ये है, तो हम 4 से डिवाइड कर देते, एक बार हाफ के लिए समझ लेते हैं। तो जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसकी हम रेजिस्टेंस dr लिख करके देखते हैं, यानी कि इतने पार्ट की स्ट्रिप हमने जो अलग की उसकी रेजिस्टेंस लिखने की बात करते हैं, dr। मटेरियल डेंसिटी रो ले ली हमने, लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, करंट यहां से फ्लो किया है यहां तक गया है, तो ये लेंथ हो गई हमारे पास πx, आधी सरकमफ्रेंस। यही क्वार्टर सर्कल होता तो πx/2 हो जाता। कोई एंगल दिया होता कि आपसे एक आर्क कट कर लिया इस एन्युलर डिस्क में 60 डिग्री का, तो यही चीज क्या हो जाती, पूरी सर्कम 60 डिग्री होने का मतलब 1/6 पार्ट ऑफ सर्कल, तो पूरी सर्कमफ्रेंस लेकर के उसे 6 से डिवाइड कर देते तो मिल जाता हमारे को। तो ये तो हमारे पास हो गया रो एल वाला टर्म। नीचे एरिया लिखना है। अब एरिया के लिए मैंने आपको दिखाया कैसा स्ट्रिप बनाई हमने, इस तरह की स्ट्रिप बनी हुई है आपकी, बस ये बोर्ड के अंदर है आपके पास, ये ऐसे प्रेजेंट है, तो स्ट्रिप आपकी ये वाली ही है, दिस स्ट्रिप। इसमें ये चीज जो है
वो तो थिकनेस के बराबर है, और ये चीज हमने dx ले रखी है, तो t dx, ठीक है, dr मिल गया। अब ऐसे बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, ये है, इस तरह से करते करते a से लेके b तक बड़े ढेर सारे ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और सभी कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर से समझे पैरेलल में क्यों कनेक्टेड है, इस एलिमेंट का, इसका, 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 यहां से यहां तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मान लो ये पोटेंशियल v है तो v पे है, और इसको जीरो मान लो, तो इसी तरह यहाँ जो एलिमेंट बनेंगे इसी तरह के वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो पे। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पहले तो 1/dr निकाल लूं, पैरेलल में रेसिप्रोकल लिया जाता था रेजिस्टेंस का, तो 1/dr इसको रेसिप्रोकेट कर दें, तो t/π dx/x, ठीक है। अब r निकालने की बात करते हैं, तो उससे पहले 1/r निकालते हैं। 1/r ऐसे सारे ऐड कर लिए जाए, टर्म t/π इंटीग्रेशन dx/x, और x कहां से कहां तक चेंज कर रहा है, हमने पहला एलिमेंट यहां लिया है, आखिरी एलिमेंट हमें यहां मिलेगा, तो a से लेकर के b तक चेंज कर रहा है, ये हमने a से b तक का इंटीग्रेशन कर दिया। तो 1/r इक्वल्स टू t/π ln b/a, r निकालना है, इसको रेसिप्रोकेट कर लीजिए, π अपॉन t टाइम्स ln b/a हो गया, ठीक है। आप 1/4 के लिए खुद से घर पे ट्राई करोगे कि 1/4 का क्या निकलेगा, तो उसके लिए आप वर्कआउट कीजिएगा, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने दो केसेस ऐसे लिए, जिसमें पहला केस हमने क्या लिया, सिलेंडर लिया, उसके जब हॉलो सिलेंडर लिया, तो उसके जब हमने प्लेन फेसेस के अक्रॉस निकाला, तो हमारे पास थ्रू आउट हर एलिमेंट के लिए एरिया भी कांस्टेंट था और हर एलिमेंट की लेंथ भी कांस्टेंट थी, और वो सारे सीरीज में जुड़े हुए थे, तो हमने बड़ी आसानी से वर्क कर लिया। लेकिन दूसरी बार जब हमने लिया कर्व सरफेसेस के अक्रॉस उसी के, तो हमने देखा सबकी थिकनेस dr या dx हो सकती है, लेकिन एरिया सबके अलग अलग हो रहे थे। अंदर का कर्व सरफेस एरिया सबका बदलता जा रहा था, इस तरह वाला एरिया, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, और बड़ा होगा कुछ और हो जाएगा, तो वो चेंज कर रहा था। फिर हमने फ्रस्टम का देखा, फ्रस्टम में भी एरिया की ही प्रॉब्लम थी हमारी, लेकिन अभी जो हमने देखा उसमें हमने देखा लेंथ वेरिंग हो गई, ठीक है, जिस चीज को। तो हम इस तरह से वर्किंग किया करेंगे अगर हमारे पास आते हैं, ओके। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके। आई थिंक दिस वुड हैव बीन क्लियर नाउ। तो देखो, अब आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिक फॉर्म में जानते हो, किसी कंडक्टर के लिए रो L/A का फॉर्म होता है, ठीक है ना, जिसमें रो रेजिस्टिविटी है जो दो ही पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। एक है मटेरियल कौन सा है, कॉपर है कि एल्यूमिनियम है कि कोई गोल्ड है, सिल्वर है, क्या चीज है, उसके ऊपर सबके लिए अलग अलग होगी। दूसरी चीज उस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करती है ये रेजिस्टेंस। जब टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे तो एक्सपेंशन होते हैं, लेकिन हम कंसिडर नहीं करते उन्हें। ऐसी एरिया पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर चेंज करने से एरिया भी चेंज होता है, उसे कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में क्योंकि नेग्लिजिबल चेंज होता है तो उसे हम निगलेक्ट करके चलते हैं। लेकिन रो में जो टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है वो हम कंसिडर करते हैं। तो मैंने ये नोट्स में आपको प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर किसी को नोट करना पड़े तो नोट कर लेगा कि रेजिस्टेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। इनके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं आपने बेसिक टर्म्स के, यानी कि ई के टर्म में, स्मॉल एन के टर्म में, रिलैक्सेशन टाइम टाउ के टर्म में, तो उससे भी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कैसे है। वहाँ से रिलेटेड डेरिवेशंस है आपके पास, और हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन वीडियोस में। अगर किसी को लगता है कि वो भी उसको नोट कर लेना चाहिए, वो आगे भूल जाएगा, तो वो अपना नोट करेगा, ठीक है। हम अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम बेसिकली जिस तरफ जा रहे हैं वो हमारे बेसिक डीसी सर्किट्स होंगे जिनके लिए हम जा रहे हैं। तो उसके लिए हम दो टूल्स अपने साथ अब और कैरी करेंगे। ये दो टूल्स जो हैं वो किरचॉफ्स लॉ के नाम से जाने जाएंगे। हमें जब बेसिक सर्किट्स को हैंडल करना होगा तो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, जो हमें पीछे के तरीके आते हैं वो तो वेल एंड गुड है, अभी हम क्वेश्चंस लेकर के भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स के दो लॉज समझेंगे। किरचॉफ ने
सर्किट एनालिसिस के लिए हमें दो लॉ दिए, उसमें से उसका जो पहला लॉ है उसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, उसे जंक्शन रूल भी कहा जाता है, उसे नोड थ्योरम भी कहा जाता है और उसे किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है। बुक में अक्सर इसे शॉर्ट फॉर्म में केसीएल लिखा होता है। इवन समटाइम क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे पास एग्जाम्स में उसमें भी केसीएल लिख दिया जाता है शॉर्ट में, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो सबसे पहले हम इस लॉ को समझते हैं। ये कहता है कोई जंक्शन जहां पे कंडक्टर्स मीट करेंगे, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स जहां मीट करेंगे वो जंक्शन हो गया हमारे पास। तो कह रहा है किसी जंक्शन पे जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना ही करंट जंक्शन से चला भी जाएगा उसी टाइम इंटरवल में। अब देखो क्या कह रहा है कि जितना करंट जंक्शन पे आया दैट इज इक्वल टू द करंट दैट मूव्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो इस लॉ को हम सिंपली बोले तो हम कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द करंट टुवर्ड्स द जंक्शन या सम ऑफ द करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, इसको कई बार शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो। इसका मीनिंग क्या है, हम अपने से एक कन्वेंशन बना लेते हैं कि जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आएगा, सपोज हमने उसके लिए कन्वेंशन बना लिया कि उसको हम प्लस में लिखेंगे। सपोज एक जंक्शन है, हम बना भी लेते हैं एक जंक्शन, ये एक जंक्शन है, मान लीजिए ये तीन करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है। ये करंट I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, ये करंट I5 अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है। तो हमने कहा जो भी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आएगा उसे हम प्लस में लिखेंगे और जो भी करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जाएगा उसे माइनस में लिखेंगे। तो हमने एल्जेब्रिक सम के लिए कैसे लिख दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0 कर दिया। नहीं तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे आप, सम ऑफ द करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ये लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई खास फर्क है नहीं, एक्चुअली वो दोनों सेम ही है, बस वे ऑफ राइटिंग अलग हो गया हमारे पास। ये किरचॉफ्स का पहला लॉ है। देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जिस पोजीशन पे जितने चार्ज पार्टिकल किसी और पोजीशन से मूव करके आते हैं, उस पोजीशन से उसी इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी इंस्टेंट पे उतने ही चार्जेस आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो जो आया था उतना ही चला गया। यही आप चार्जेस अगर पर सेकेंड ले लो तो चार्जेस पर सेकेंड का मतलब करंट पर सेकेंड हो जाएगा। आने वाले चार्जेस लोगे तो करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन हो जाएगा, और जाने वाले चार्जेस लोगे तो करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये लॉ जो है ना, दैट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हमसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेशली जो सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं बोर्ड्स वगैरह के, उसमें कि बताओ भाई किरचॉफ का जो पहला लॉ है वो किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है। तो पहला तरीका ये हो गया पूछने का, तो हमें मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। दूसरा कहता है द किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैश लॉ। ठीक है ना, या लॉ ऑफ डैश, तो लॉ ऑफ डैश में लॉ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया हमारे पास। तो इस तरह से ही हमसे पूछ लेता है। तो बेसिक किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या हो गया, सम ऑफ द करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू सम ऑफ करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब आता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है कहता है कि अगर कोई क्लोज सर्किट है, सर्किट को हम जो है लूप भी कहते हैं, मेश भी कहते हैं, तो क्लोज लूप या क्लोज मेश या क्लोज सर्किट, इसीलिए इस लॉ का नाम क्या है, किरचॉफ का सेकंड लॉ या लूप थ्योरम, या इसे हम जो है मेश थ्योरम भी कहते हैं, या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में केवीएल लिखा जाता है इसे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है कि हमारे पास कोई क्लोज लूप है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लूप मैं बना देता हूं, ये क्लोज लूप बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसमें एक लाइन ऐसे और बना दूं, उसमें भी कोई एलिमेंट लगा दूं, अभी तो एक ही लूप है ये, लेकिन अगर मैं ऐसा बना दूं तो एक से ज्यादा लूप्स प्रेजेंट हैं इसमें, एक ऐसा और लगा दूं तो कैसे, एक लूप ये हो गया मेरे पास,
एक लूप ये हो गया मेरे पास, ठीक है, एक लूप ये हो गया, जहां से मैं चल रहा हूं सर्किट के अराउंड मूव करते करते अगर मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूं तो वो एक लूप है, जैसे ये आ सकता हूं मैं, ठीक है। तो ऐसे एक लूप ये ट्राइंगल, एक लूप ये ट्राइंगल, एक ये रेक्टेंगल का लूप है आपके पास, तो ऐसे इसमें एक से ज्यादा लूप्स प्रेजेंट हो गए। अभी हम बेसिक तौर पे इसको समझते हैं, लॉ क्या कह रहा है उसको समझते हैं, लूप तो समझ में आ गया होगा। ये कहता है कि अगर हम किसी क्लोज लूप को, क्लोज सर्किट को ट्रैवर्स करते हैं, यानी कि उसके किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो, सपोज यहां से स्टार्ट कर लिया और इसमें हम मूव करना शुरू करते हैं। मूव करने का मतलब है हम अलोंग द सर्किट मूव करेंगे, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। अगर इस पाथ पे मूव कर रहे हैं तो ऐसे मूव करते जाएंगे और वापस हमें इसी पाथ पे आना है। तो ये कहता है इन ट्रैवर्सिंग अ क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे सर्किट में कोई लूप ढूंढ लेंगे, क्लोज पाथ ढूंढ लेंगे, उस पाथ से घूमते घूमते वापस उसी पॉइंट पे आना है। तो ये कहता है कि इन ट्रैवर्सिंग अ क्लोज लूप द नेट चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो पॉइंट फंक्शन है। अगर हम यहां से चले घूम घूम करके वहां पे आ जाएंगे तो ठीक है, रास्ते में कुछ जगह पोटेंशियल कम हुआ होगा, कुछ जगह बढ़ा होगा, लेकिन नेट चेंज तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि जिस पोटेंशियल से स्टार्ट किया उसी पोटेंशियल पे हम वापस आ गए। वी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड वी अगेन अराइव्ड एट द सेम पॉइंट, तो देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन नेट चेंज इन पोटेंशियल। तो यही ये लॉ आपको कह रहा है कि जो नेट चेंज इन पोटेंशियल होता है इन ट्रैवर्सिंग अ क्लोज लूप वो जीरो होता है, ठीक है। अब जब जब हम सर्किट में किसी एलिमेंट को क्रॉस करेंगे तो उस जगह पे हमारे पास पोटेंशियल में चेंज होगा। अब एलिमेंट्स हमारे पास अभी हम तीन तरह के एलिमेंट्स आपके लोग बेसिकली जानते हो आप, एक सेल या बैटरी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ठीक है। तो हम एक बार समझ लें कि कैसे क्या करना है हमारे को। अगर मान लीजिए ये सेल बना हुआ है हमारे पास, तो ये वाला जो है हाई पोटेंशियल पे होता है और ये वाला टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं। इसका मतलब है अगर आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, इस मेरे राइट से लेफ्ट, आपके राइट से लेफ्ट, सॉरी, आपके राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि इधर से इस तरफ जा रहे हैं, तो हम हाई से लो पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करने पे क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, उल्टा होगा। हमने इसको ऐसे क्रॉस किया, जैसे इस सेल में मान लो मैं ऐसे चलता हूं, तो मैं जब इस सेल को क्रॉस करूंगा तो बड़े से छोटे टर्मिनल पे जाऊंगा, हाई से लो पे। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे आ रहा होता तो मैं छोटे से बड़े पे आता, तो जब मैं बड़े से छोटे पे जाऊंगा तो पोटेंशियल फॉल होगा, यानी कि इधर जाने पे क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ठीक है ना। इररिस्पेक्टिव की करंट कैसे भी फ्लो कर सकता है, इसमें हो सकता है इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, आई हो सकता है करंट की डायरेक्शन ऐसे हो, आई। इस डायरेक्शन की कोई मीनिंग नहीं होगी हमारे पास, हमारा सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंस होगी कि हम बड़े डंडे से छोटे पे जा रहे हैं या छोटे से बड़े पे आ रहे हैं। बड़े से छोटे पे जाएंगे तो हाई से लो जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, छोटे से बड़े पे आ रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसे भी करंट्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों तरह के पॉसिबल हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इनका मीनिंग क्या है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दूसरा एलिमेंट आता है रेजिस्टर हमारे पास, जिसे हम क्रॉस करेंगे सर्किट्स में मूव करते हुए। ये रेजिस्टर आर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट की। जब रेजिस्टर को हम क्रॉस करेंगे तो अगर हम करंट की डायरेक्शन में करते हैं क्रॉस तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। यहां पे हाई पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, यहां पे लो, करंट हाई से लो के लिए जाता हुआ मानेंगे और इसको क्रॉस करने में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब है अगर हम मूव करते हैं, ये हम मूव कर रहे थे, ये हम मूवमेंट करते हैं तो पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल विल डिक्रीज, हम हाई से लो पे जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट उल्टा हो जाए, हम इस तरह से मूव करते हैं तो पोटेंशियल को क्या होगा, अब पोटेंशियल हम लो से हाई पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल विल इंक्रीज, ठीक है ना। अगर मूवमेंट हमारी ये है तो ये रिजल्ट, ये इसके लिए ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब तीसरा एलिमेंट आता है कैपेसिटर।
इस कैपेसिटर में से एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज होती है. सपोज दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हाई पोटेंशियल पे और नेगेटिवली चार्ज प्लेट लो पोटेंशियल पे कंसिडर की जाती है. इसका मतलब है ये हाई पे है और ये लो पे है. ठीक है. अगर आप मूव करते हो ऐसे तो पोटेंशियल का क्या होगा? अब हाई से लो जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा. और जस्ट उल्टा होता है, मूव करते हो ऐसे तो पोटेंशियल का क्या होगा? इस केस में पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा. सर आप लो से हाई पे जा रहे हो, इस प्लेट से इस पे आओगे, तो ये इसके लिए हुआ. ठीक है. अब किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए हमें ये सब मालूम होना चाहिए किस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है और किस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है. अब देखो अगला टर्म था चेंज इन पोटेंशियल. इसने कहा था कि क्लोज लूप को ट्रैवर्स करने पे नेट चेंज इन पोटेंशियल जीरो होता है. चेंज इन पोटेंशियल को हम समझे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. अब अगर हम ऐसे मूवमेंट करते हैं, यहां से यहां जाते हैं, तो ये इनिशियल पोटेंशियल हुआ, ये फाइनल पोटेंशियल हुआ. ठीक है. अगर इधर से इधर आते हैं तो ये वाला इनिशियल हो जाएगा, ये वाला फाइनल हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है. ऐसे ही अगर हम सर्किट ट्रेस करते होकर इधर जाते हैं तो हाई वाला इनिशियल और लो वाला फाइनल होगा. और अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो लो वाला इनिशियल और हाई वाला फाइनल होगा इसमें. ठीक है. ऐसे ही इसको क्रॉस करते हैं, इधर से इधर जाते हैं तो हाई वाला इनिशियल लो वाला फाइनल, इधर से इधर आते हैं तो लो वाला इनिशियल हाई वाला फाइनल हो गया हमारे पास. ठीक है. तो चेंज इन पोटेंशियल की बात हो रही है. देखो इन जनरल चेंज का मीनिंग हम समझते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. तो अगर फाइनल छोटी है उसमें से इनिशियल बड़ी है तो माइनस में आएगा. तो ऐसा कन्वेंशन, रूल नहीं है, लॉ नहीं है, एक कन्वेंशन के तहत क्या होगा, अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा हमारे पास, यानी कि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएंगे, तो जो चेंज इन पोटेंशियल हम लिखेंगे उसकी वैल्यू वो माइनस में लिखेंगे. ठीक है ना. अगर हम हाई से लो पे जाते हैं तो जो भी पोटेंशियल में चेंज हमें लिखना है वो चेंज हम माइनस में लिखेंगे. अगर हम हाई से लो पे गए और अगर हम लो से हाई गए तो फाइनल बड़ा हो गया, इनिशियल छोटा हो गया, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो प्लस में रिजल्ट मिलेगा, उसे प्लस में लिखेंगे. इस सर्किट के लिए हम मूव इधर करते हैं, पोटेंशियल का चेंज जो भी है उसे हम प्लस में लिखेंगे या माइनस में, चेक करते हैं. हम हाई से लो पे जाएंगे, इसको क्रॉस करने के लिए हम हाई से लो पे, तो ये वाला पोटेंशियल हम नेगेटिव लिखेंगे. चेंज जो होगा पोटेंशियल का वो नेगेटिव लिखेंगे हम. ठीक है. इसके लिए और इसको मान लो हम ऐसे ट्रेवल करते हैं, हम इस तरह से मूव कर रहे हैं. ठीक है. इस चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं, इस सर्किट को, और हमारी मूवमेंट क्या है इस सर्किट को एनालाइज करने में, वी आर एनालाइजिंग दिस एंड वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो जो चेंज इन पोटेंशियल है उसका क्या होगा? अब हमने देखा नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो इसका पोटेंशियल का इंक्रीज हुआ है, फाइनल ज्यादा है, तो हम चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव में लिखेंगे. ठीक है. ऐसे ही अगर हम मूव करते हैं इस तरह से, हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं, इस सर्किट को ले रहे हैं, और हम मूवमेंट इस तरह से कर रहे हैं. अगर हमारी मूवमेंट इस तरह से हो रही है तो हम लो से हाई पे जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लो से हाई पे जा रहे हैं, तो ऐसे केस में डेल वी को कैसा लिखेंगे, पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया, चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, प्लस में आएगा तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा. ठीक है. उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव. तो ये साइन कंफर्म हुए. आपको क्या लिखना है, हमारे को चेंज इन पोटेंशियल के साइन किस तरह से लेने हैं. अब किसके अक्रॉस क्या वैल्यू लिखनी है, जब आप सेल को क्रॉस करोगे तो उसका एक ईएमएफ गिवन होगा, जो भी चेंज है वो ई के बराबर होगा, प्लस या माइनस आप अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे कि आपने किधर से किधर ट्रेस किया है. जैसे हमने ये मूवमेंट कंसीडर की थी तो हमने कहा डेली कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और मान लो इसकी वैल्यू ई थी तो ये माइनस ई लिखा जाएगा चेंज इन पोटेंशियल. ठीक है. ये सेल के लिए हुआ. अब हम बात करते हैं रेजिस्टर के लिए चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई आर, जो करंट रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है इनटू उसकी रेजिस्टेंस आई आर लिखेंगे. और मान लो हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो अब आपको मालूम है जो चेंज इन पोटेंशियल है पॉजिटिव है, वो कितना हो गया, प्लस आई आर का हुआ ये चेंज. ठीक है. इसमें देखें इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास,
अगर आपको चार्ज पता है, मान लो इसकी कैपेसिटेंस पता है और अब आपको इसके चार्जेस भी पता है, क्यू है इसके ऊपर चार्जेस, तो इसका चेंज इन पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है वो Q बाई सी लिखा जाता है। अगर आप इस तरह से मूव कर रहे हो तो ये प्लस Q बाई सी का चेंज इन पोटेंशियल हुआ इसमें, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो अब हमारे को एक बार फिर से हम सेकेंड लॉ को समझते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि अगर हम एक क्लोज सर्किट को ट्रैवर्स करते हैं, यानी कि क्लोज सर्किट के एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सर्किट की वायर एलिमेंट्स के अलोंग मूव करते करते वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये हमने ट्रैवर्स कर लिया क्लोज सर्किट को। कह रहा है इस प्रोसीजर में नेट चेंज इन पोटेंशियल जीरो रहेगा, यानी कि जितने भी चेंज इन पोटेंशियल आएंगे उन सबको ऐड करोगे, कुछ जगह अब आपको मालूम है पॉजिटिव आएंगे, कुछ जगह नेगेटिव आएंगे, जब सम करोगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा सर्किट ये बना रखा है, मान लो मुझे सर्किट में करंट दिया गया है इस तरह से कि करंट ऐसे फ्लो करता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हिच इज गिवन टू मी, और मुझे किरचॉफ्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली इस सर्किट के लिए इक्वेशन फ्रेम करनी है, दैट इज नेट चेंज इन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल्स टू जीरो, दूसरे साइड पे लिखना है। तो इस सर्किट का नाम ले दिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है ना, लिखा। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मेरे को, एक बार रब कर दूं थोड़ा सा। फॉर लूप ए बी सी डी ए, क्लियर कर दीजिएगा कि जहां से स्टार्ट हुए वहीं लौट आए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। अब हम चलते हैं ए से बी, सबसे पहले ए से बी जाना है, ये मूवमेंट है हमारी सबसे पहली। ए से बी जाने में कोई एलिमेंट ही नहीं आया बीच में, तो नो चेंज इन पोटेंशियल। अब हमें बी से सी जाना है, तो वी विल क्रॉस दिस एलिमेंट। अब लो से हाई पे जाना है, छोटे डंडे से बड़े डंडे पे, पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस में लिखना है एज अ कन्वेंशन। मैं कह रहा हूं आप उल्टा भी कर सकते हैं, जो भी एक चीज फाइनल कीजिएगा उसी पे स्टिक कर जाइएगा, वही फॉलो कीजिएगा। तो E2 मैंने प्लस में लिख दिया, मैं B से C पे पहुंच गया, ये B से C पे आ गया, ठीक है ना। यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले A से B जाने में जीरो, इस वाले का रिजल्ट जीरो हो गया। उसके बाद C से D का रिजल्ट लिखता हूं मैं, ये रिजल्ट कितना हो गया मेरे पास, प्लस E2 का हो गया। अब मैं C से D जाने की बात करता हूं, लेट्स मूव टू C टू D। अब मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, यानी कि ये हाई है ये लो है, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो डिक्रीज माइनस में लिखना है, तो ये वाला रिजल्ट मैंने माइनस में लिखा, माइनस IR2, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। अब मुझे D से A जाना है, D से A, तो D से A के लिए देखते हैं। D से A में मैं दो एलिमेंट्स क्रॉस करूंगा, तो एक एक करके रिजल्ट लिखता हूं उनका। एक छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जाऊंगा, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, प्लस में लिखा, प्लस E1, ठीक है। फिर करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टर क्रॉस करूंगा, तो ये हाई ये लो, डिक्रीज हो रहा पोटेंशियल, माइनस IR1, ये नेट चेंज इन पोटेंशियल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसको सुटेबली जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंगली अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब अच्छा एक बार और देखते हैं, ये दोनों, ये बैटरी कैसे करंट फ्लो कराना चाहती है। बैटरी की नेचुरल टेंडेंसी है, उसे मजबूर ना करो तो वो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के लिए आउटर सर्किट में करंट फ्लो कराना चाहती है, हाई से लो का करंट फ्लो कराती है आउटर सर्किट में, यानी कि ये वाले सर्किट में। तो ये ऐसे फ्लो कराना चाहती है, ये कौन सी सेंस बनी हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। इस बैटरी के लिए देखते हैं, ये भी ऐसे फ्लो कराना चाहती है एंटी क्लॉकवाइज, और एक ही बात है दोनों के लिए, तो ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो इस पूरे सर्किट का नेट ईएमएफ क्या हो गया, दोनों के ईएमएफ का सम। आगे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे और समझेंगे। E1 प्लस E2 हो गया नेट ईएमएफ हमारे पास, और करंट होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, क्योंकि पाथ एक ही है आपके पास, तो दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज में हो गई, तो रिजल्ट आना चाहिए ये आपके पास I के लिए। हम देखते हैं क्या यहां से भी यही आ रहा है, ये IR2 ये IR1 उधर ले गए इक्वल के दूसरे साइड पे, इधर दोनों माइनस में थे उधर प्लस में गए, I कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 हो गया। इधर क्या बचा हमारे पास, एक E1 और E2 का सम दोनों प्लस में थे, E1 प्लस E2 बचा। तो यहां से अगर I को सब्जेक्ट बनाए तो E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस R2 बन गया ये हमारे पास, ठीक है ना। अब देख लो वही सेम रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ था,
और ये सेकंड लॉ किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्योंकि अब आपको मालूम है कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है एक तरह से। तो अगर पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं चेंज हो रही है, तो कहीं पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी और कहीं पे कम हुई होगी, तो नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर हमसे पूछता है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो किस लॉ पे बेस्ड है, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? तो हमें दोनों लॉज क्लियर हो गए और ये भी मालूम चल गया कौन सा लॉ किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है।